हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्न सम्मिलित है। आप लोगों को डेली 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए डेली मॉक टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर देखिए कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन है मात्रा, शब्द, अर्थ या फिर वर्ण। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है शब्द है। इसका राइट आंसर बी है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वर्ण। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होता है, और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? तो शब्द को कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 13, 10, 11 या फिर 12। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इसका राइट आंसर सी है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। आप लोग याद रखिएगा। अगर अंक और अह को पूछा जाए, अंक और अह, अंक और अह जो होते हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंक और अह को क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। कभी कभी दिया जाता है क्वेश्चन कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आप लोग अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है कंठ तालव्य, बी है दंतोष्ठ, सी है ओष्ठ, डी है कंठोष्ठ। तो आपको ए और ए का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कंठ तालव्य होगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। दंतोष्ठ जो है वह का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करके डबल स्टार लगाकर आप लोग रखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओष्ठ जो होता है प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओ और अ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ और स्र, बी है स, ह, सी है च, छ, ज और झ, डी है य, र, ल और व। तो आपको ऊष्म व्यंजन बताना है, तो इसका राइट आंसर बी है। स और ह जो है ऊष्म व्यंजन है। अगर ये स का उच्चारण स्थान पूछता है तो स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इस स का अगर उच्चारण स्थान पूछे तो दंत होता है। षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धन्य होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। छत्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र।
अंतस्थ व्यंजन पूछे तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, य, र, ल और व। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा, ओष्ठ, दंत या फिर कंठ। तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। इसका राइट आंसर बी है। प वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है। ऑप्शन है शब्द में कहीं जुड़ सकता है, बी है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सी है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, डी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन है बाहर, भीतर, उल्टा या फिर आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर जो है ए है। राज्यपाल शब्द जो हुआ ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। ऑप्शन है समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा आप लोग। समूहवाचक संज्ञा इसको आप लोग याद रखिए, जैसे भीड़, भीड़, परिवार, परिवार, कक्षा, सेना, दल, ये सभी समूहवाचक संज्ञा होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का सही बहुवचन रूप है। ऑप्शन है कविजन, बी है कविगण, सी है कविवृंद, डी है कविवर्ग। तो कवि का सही बहुवचन जो होता है कविवृंद है। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो नीली साड़ी में विशेषण बताना है आपको। तो साड़ी कैसी है, नीली है। नीली क्या है, साड़ी की विशेषता है। कैसी विशेषता है, गुणवाचक विशेषता है। इसका राइट आंसर जो है ए होगा। तो नीली साड़ी में नीला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है। ऑप्शन है वर्तमान काल, बी है सामान्य वर्तमान काल, सी है भविष्य काल, डी है भूतकाल। इसका राइट आंसर जो है सी होगा, भविष्य काल। इशिता गीत गाएगी, तो यहाँ पर क्रिया के रूप से पता चल रहा है कि आने वाले समय में, मतलब कि आने वाले समय में इशिता गीत गाएगी। तो यहाँ पर क्या है, गीत गाएगी भविष्य काल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान काल क्या होता है, जिस समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान रूप में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, तो ये मतलब सामान्य वर्तमान काल है कि पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है। अब भूतकाल क्या है, इसको भी समझिए आप लोग। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है निषेध वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। इसमें मिश्र वाक्य है, इसका राइट आंसर डी है। यहाँ पर की शब्द लगा हुआ है। मिश्र वाक्य को पहचानने की ट्रिक है, आप लोग नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग इन शब्दों को याद रखेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे तब, जैसे और ही, जिसे, जैसे, यदि, अगर, ज्यों और जिसकी, उसकी, ये शब्द आते हैं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से शब्द को पहचान लेंगे। मैं चाहता हूँ कि, यहाँ क्या लगा है, की लगा है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, आग को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन है दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि। तो आग को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। दावानल, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन की आग को कहते हैं, वन की आग को दावानल कहते हैं। बड़राग्नि जो है ये समुद्र के भीतर की आग को, भीतर की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। और दावाग्नि जो है इसे भी वन की आग या फिर जंगल की आग कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मक्खी चूस, मितव्ययी, कंजूस या फिर लोभी। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द है मितव्ययी। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। आश्रमवासी, बी है अंतेवासी, सी है छात्रावासी, डी है गुरुकुलवासी। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। इसका राइट आंसर बी है। स्टार लगाइएगा क्वेश्चन पे, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन है चैन से जिंदगी काटना, बी है अपनी ही बड़ाई करते रहना, सी है झूठी बातें उड़ाना, डी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, बी है संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, सी है गंगा व जमुना की यात्रा करना, डी है दास प्रथा के लिए प्रतिबद्धता। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर आप सामने हैं तो आपकी बड़ाई करेंगे, दूसरा सामने है तो दूसरे की बड़ाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना या फिर बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है दोगुना लाभ होना, बी है बुरी तरह धोखा खाना, सी है मुश्किल में पड़ना, डी है मौत की जगह होना। तो इंद्र का अखाड़ा का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा जो डी है, लेकिन यहाँ पर मौत नहीं मौज होगा, मौज। इंद्र का अखाड़ा होना मुहावरे का अर्थ है मौज की जगह रहना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर डी है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौड़ होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास? तो तिरंगा में द्विगु समास है। द्विगु समास का पहला शब्द जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों का ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ सिर्फ आपको उत्तर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है विभीषण, विरहणी, जगत गुरु, गृहिणी। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, विरहणी शब्द अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलोम है संचय, विभेद, विग्रह या फिर विरत? तो संधि का विलोम जो होता है विग्रह है। इसका राइट आंसर सी है। और अगर समास का विलोम पूछता है, समास का विलोम पूछिए तो व्यास होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है वृंद, मीन, विहग या फिर भूधर? तो इसका राइट आंसर सी है, पक्षी का पर्यायवाची विहग है। इसके साथ ही चिड़िया, चिड़िया, गगनचर, नभचर, खग, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं पक्षी के। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव का पर्याय है। ऑप्शन है ध्वनि, जीव, रसना या फिर वचन? जीव का पर्याय जो है इसमें रसना है। इसका राइट आंसर सी है। इसके साथ ही वाणी, वाचा, जिह्वा, ये भी जीव के पर्याय हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम है सुरसर, हंससुता, विष्णुपदी, धेनुमती? इसका राइट आंसर सी है, गंगा का एक नाम विष्णुपदी है। इसके साथ ही जानवी, सुरधुनी, स्वर्गपखा, ये भी गंगा के पर्यायवाची हैं। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कुछ शब्द का तद्भव रूप है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। ऑप्शन है कोख, अच्छी, आंत, कच्छ। तो कुछ ही शब्द का तद्भव रूप जो होता है कोख होता है। इसका राइट आंसर ए है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से करिएगा और अपना आंसर कितने सही हुए हैं प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडहर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है खंडहर, खंडघर, खडहर या फिर खंडगृह। तो खंडहर का तत्सम जो होता है खंडगृह है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है महधन इंद्र, बी है महेधन इंद्र, सी है महिधन इंद्र, डी है महाधन इंद्र। महेंद्र में महाधन इंद्र गुण संधि है। सबसे पहले आप लोग इसको याद रखिए कि महेंद्र में गुण संधि है और इसमें आ और ई के मिलने से ए बना हुआ है और इसका जो संधि विच्छेद है महाधन इंद्र है। आ और ई के मिलने से ए बना है तो ये शब्द हुआ है महेंद्र। चलिए अगला प्रश्न, नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है नरधन एस, बी है नरधन ईस, सी है नरे धन स, डी है न धन रेस। इसका राइट आंसर ए है। नरेश का संधि विच्छेद नरधन नहीं, सॉरी बी होगा नरधन ईस।
और ई के मिलने से ए बना है नरेश। नरेश में कौन सी संधि है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, पृथ्वी। आपको बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है डी है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द गोद भी है, संख्या भी है, नाटक का एक भाग भी होता है, पृथ्वी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं उपमेय, उपमान, धर्म या फिर वाचक। तो जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं, इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, यमक है या फिर रूपक है? हरिपद कोमल कमल से इसमें उपमा अलंकार है, इसका राइट आंसर ए है। कैसे पहचानेंगे आप लोग कि उपमा अलंकार है? तो काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हर पद कोमल कमल से यहाँ पर हरि, हरि मतलब कौन? भगवान। उनके पैर की तुलना कमल के समान बताया गया है कि उनका पैर कमल के समान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? उर्वशी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, इसका राइट आंसर ए है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही रामधारी सिंह दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको भी आप लोग नोट कीजिए। रेणुका, रेणुका, रश्मिरथी, रश्मिरथी इम्पॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इसके साथ ही हुंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हुंकार याद रखिएगा सभी को आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है, इसका राइट आंसर डी है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए मिला? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, सवैया, दोहा या फिर कवित्त? तो बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है? ऑप्शन है 33, 32, 31 या फिर 30। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है, इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद हैं? 3 है, 5 है, 6 है या फिर 4 है? विशेषण के भेद भी पूछ सकता है, विशेषण के प्रकार भी पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर डी है। विशेषण के 4 प्रकार हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक,
विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो इसको आप लोग याद रखिए। विशेषण के प्रकार पूछे तो 4 होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। चलिए आज के लिए आपको प्रश्न है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए ईमानदारी के साथ उत्तर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।